मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एवरेज से जुड़े हुए एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एवरेज का थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। बाय डेफिनेशन एवरेज हमारा कहलाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं कि अगर हमारे नंबर्स दिए हैं 25, 28, 33 एंड 51, अगर ये नंबर्स हैं तो इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा हमारा 25 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 51 डिवाइडेड बाई कुल हमारी संख्याएं कितनी हैं? 4 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 4। 25 प्लस 33 58 प्लस 51 109 प्लस 28 137 बटे 4, 4 3 12 17 बचा 4 चौको 16, 34.25 हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारी संख्याएं हैं यहाँ पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, यानी कि बजाय कि 25, 28, 33 और 51 अगर ये 4 स्टूडेंट्स के नंबर हैं जो कि क्लास में हैं, तो हम कह सकते हैं कि औसतन रूप से या ऑन एन एवरेज चारों स्टूडेंट्स के नंबर 34.25 34.25 आए। तो अगर हम ये चारों नंबर नहीं भी बताते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक संख्या से चारों स्टूडेंट्स का एक एवरेज बताते हैं कि उनके औसतन इतने नंबर आए, जिससे कि हमें एक टोटल का आइडिया लग जाएगा और टोटल स्टूडेंट्स पता है तभी टोटल निकाल पाएंगे, है कि नहीं? तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है हमेशा, और क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है तो हमेशा जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच में एवरेज आएगा। एवरेज हमारा यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 25 है, सबसे बड़ी होगी 51 और उनके बीच में एवरेज होगा जो कि हमारा 34.25 आया है। हर केस में एवरेज हमेशा हमारा दोनों संख्याओं के बीच में ही रहेगा। क्लियर होती है बात? तो जैसे कि हमने देखा कि एवरेज हमारा एक तरह से जो भी n स्टूडेंट्स होंगे हमारे, अगर हम उनके वेट्स हैं या उनके मार्क्स हैं तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव संख्या है हमारी। तो लेट अस से अगर हम एवरेज मान लेते हैं कि एक ग्रुप है हमारा जिसका एवरेज ए है और उस ग्रुप में हमारे 5 स्टूडेंट हैं। अब अगर हम जनरली उनके ऐसे नंबर्स देखते तो हो सकता है एक के नंबर किसी के 12 थे, किसी के 17 थे, किसी के 32 थे, किसी के 43 थे और एक के 25 थे, और हमारा एवरेज निकल के आया ए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज क्योंकि उनके नंबर ए आए हैं तो सबको हम ए नंबर बांट देते हैं तो भी टोटल हमारा उतना ही आएगा, 5A जो कि टोटल हुआ, जो कि यहां से हमारा टोटल आने वाला है। ये दोनों सेम वैल्यूज ही आएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये कहे कि एक स्टूडेंट है उसने अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करवाया और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एवरेज है हमारा 32 मार्क्स थे उसके, और अगर एवरेज है हमारा अब उसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से एवरेज हमारा ए की बजाय A+1 हो गया है। यानी कि ओल्ड एवरेज हमारा जो पुराना एवरेज था वो ए था और उसके मार्क्स चेंज हुए हैं एक स्टूडेंट के और न्यू एवरेज हमारा A+1 हो गया है। और हमें पता है कि एवरेज क्या है? रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, यानी कि अगर ए एवरेज था तो हम सबको हमने ए मार्क्स बांट दिए थे, और अब एवरेज अगर A+1 हो गया है यानी कि एवरेज में कितना इंक्रीज आया है? 1 का इंक्रीज आया है। और अगर इंक्रीज हमारा 1 का आया है तो ये 1 हमें सबको 1 मार्क्स एडिशनल देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का डेफिनेशन ही यही होता है, मतलब ही यही होता है। तो एक तरह से हमने कितने मार्क्स अब बांट दिए हैं एक्स्ट्रा? 1 + 1, 5 लोगों को 1 मार्क्स बांटा है, यानी कि +1 × 5 हमने 5 एक्स्ट्रा मार्क्स बांट दिए हैं। और ये कैसे बांटे होंगे? क्योंकि ये 32 नंबर्स जो थे वो अब बढ़ गए हैं, तो अगर हमें 5 एडिशनल मार्क्स मिले हैं यानी कि ये 5 से ही बढ़े होंगे, तो नया स्कोर या नए मार्क्स उस स्टूडेंट के 32 से 37 हो गए होंगे। इजंट इट सो? क्या बात समझ में आती है? तो अगर हमारा
एवरेज ए से ए प्लस वन हुआ, एवरेज में 1 का इजाफा हुआ, तो जिस पर्सन के हमने मार्क्स को रिप्लेस किया है, या कोई वेट का केस होगा तो वेट को रिप्लेस किया है, उसमें कितना इंक्रीज होना चाहिए? अगर n स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे इंक्रीज होगा n मल्टीप्लाइड बाई 1 का इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 के से ही हमारा एवरेज बढ़ा है। अगर इसकी वजह ये होता है कि पहले एवरेज हमारा a था और एवरेज 2.5 से बढ़ा है और अब a प्लस 2.5 हो गया है, और लेटर से टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, तो जिस पर्सन का हमने रिप्लेस किया है, कि एक पर्सन था जिसका वेट W था, उसको हमने रिप्लेस किया है, तो जिससे हमने रिप्लेस किया होगा उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा W प्लस 2.5 का इंक्रीज आया है एवरेज में, और टोटल 25 है, तो W प्लस 25 यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज यहाँ पे 2.5 का है, तो 25 इंटू 2.5, ये हमारा जो नया पर्सन है उसका वेट होगा। इसकी बजाय अगर डिक्रीज हुआ होता कि पहले एवरेज ए था, बाद में एवरेज हमारा ए माइनस 1 हो गया है, और टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट हमने मेज़र किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का डिक्रीज हुआ है, तो हमने किस बंदे से रिप्लेस किया होगा? इससे रिप्लेस किया, उसका वेट क्या होगा? W माइनस 23 इंटू 1, या फिर अगर प्लस करते तो W प्लस 23 इंटू, क्योंकि 1 का डिक्रीज आया है, -1, दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। कहीं कोई समस्या? अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि हमें स्ट्रेट अवे पूछ लेता है कि अगर हमने पहली n क्रमागत संख्याओं को जोड़ा है तो एवरेज क्या होगा उनका। तो हमें पता है कि पहली n क्रमागत संख्याएं अगर 1 से लेकर n तक को हम ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, 1 से लेकर n तक, तो ये सम हमारा कितना आ जाता है? n इंटू n + 1 बाई 2, ये तो सम है। लेकिन अगर मैं एवरेज निकालना होगा तो एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, कितने हैं? n है, तो सम डिवाइडेड बाई n, तो हमारा एवरेज आ जाएगा n + 1 बाई 2। ये तो संख्याओं का औसत आ गया। अब अगर इनके वर्गों का औसत लें, स्क्वायर्स का औसत लें, स्क्वायर्स का सम होगा हमारा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये तो सम है, और एवरेज के लिए हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज हमारा आ जाएगा इनका n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और अगर हमारे घन हो, क्यूब्स हो, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेके n के क्यूब तक, तो ये हमारा योग होगा n इंटू n + 1 बाई 2, जो कि हमारा संख्याओं का योग आ रहा था, उसका होल स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर इंटू n + 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये तो सम है। एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाई n करेंगे एवरेज के लिए, यानी कि n इंटू n + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये n अलग है, n की पावर 1 है, और इंटू n + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्लियर होती है बात? ओके। अब अगर हमारी कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, जैसे अगर हमने नंबर लिए 5, 6, 7, 8 और 9, अगर हमारे क्रमागत संख्याएं हैं, तो कभी भी क्रमागत संख्याओं में जो औसत होगा वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। अब ये कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? टोटल 5 क्रमागत संख्याएं हमने ली हैं, तो जो ठीक बीच में संख्या होगी, जो कि 7 है, यही हमारी एवरेज होगी, या अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं इसको। एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। या माध्य, स्टैटिस्टिक्स में इसको एक बार फिर से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो 7 हमारा जो है, जो बीच की संख्या है, वो एवरेज हो जाएगी। या फिर एवरेज निकालने के लिए हम जो पहली और आखिरी संख्या है उनको ऐड करके, यानी कि 5
प्लस 9 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर ये संख्याएं जो कुल संख्याएं हमारी 5 हैं, यानी कि अगर विषम है, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ठीक बीच वाली संख्या एक ही होगी और आसानी से हमें एवरेज दिख जाएगा। पर अगर ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मतलब अगर हमारा जो कुल संख्याएं हैं वो सम हो, यानी कि अगर हम नंबर्स लें हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो अगर ये टोटल 6 संख्याएं हैं हमारी, तो ठीक बीच तो यहाँ पे आएगा, यानी कि हमें 8 और 9 का औसत लेना पड़ेगा। तो हमारा जो औसत होगा वो होगा 8 + 9/2 यानी कि 8.5, या फिर पहली और आखिरी संख्या का योग करके यानी कि 6 + 11/2 यानी कि अगेन 8.5 ही आएगा। अब क्वेश्चन में कोई एक इन्फॉर्मेशन ही दी होगी, या तो पहली और आखिरी संख्या हमें पता होगी या बीच की संख्या पता होगी, जो भी गिवन होगा या औसत गिवन होगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सम हमारा जो होगा वो आएगा हमेशा एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर होती है बात? ओके। अब एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं जो कई बार हमें क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। लेट अस से हमें नंबर्स गिवन है 57, 65, 73, 49, 58 और 66, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वैल्यू इनकी क्या होगी। तो ये कुल हमारी संख्याएं कितनी हैं? 6 संख्याएं हैं। एवरेज हमारा हो जाएगा, इनका जो योग होगा सम होगा डिवाइडेड बाई 6। तो एक तरीका तो है हम इनका सम निकालें। अगर हम इनका सम करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले यूनिट डिजिट्स को सम कर लेते हैं। 7 + 5 7 5 12, 3 15, 15 9 24, 8 32, 6 38। तो 38 आ गया योग यूनिट डिजिट्स का। और फिर 5 6 5 11, 7 18, 4 22, 5 27, 6 33, यानी कि 330 हमारा सम आ गया। दहाई की संख्याओं का कुल योग हो गया 368। तो हमारा एवरेज हो जाएगा 368 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 61 एंड 2/6, 61.33, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। पर कई बार क्या होगा कि ऐसी संख्या हमारी किसी 3 डिजिट नंबर के आसपास हो। तो एक दूसरा तरीका है जो हमें पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ताकि हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को अपने लिए आसान कर सकें, कि हम ऐसे किसी भी केस में कोई एक बीच की संख्या को अपना एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। किसी एक बीच की संख्या को अपना एवरेज मान सकते हैं, या बीच की एक राउंड ऑफ संख्या, यानी कि जैसे ये हमारी जो संख्याएं हैं ये 60 या 65 के आसपास की संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया कि एवरेज हमारा 60 है। मान लिया कि एवरेज हमारा 60 है। अब हमको ये देखना है कि किसी संख्या का 60 से अंतर कितना है। 60 से बड़ी है तो कितना बड़ी है, छोटी है तो कितना छोटी है। और अगर बड़ी है तो प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, छोटी है तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। जैसे 57 है, 57 हमारा 60 से 3 छोटा है। 65 5 बड़ा है। 73 13 बड़ा है। 49 11 छोटा है। 58 2 छोटा है। और 66 6 बड़ा है। कुछ संख्याएं छोटी हैं, कुछ संख्याएं बड़ी हैं। हमने एवरेज माना है 60, हमें एक्चुअल एवरेज निकालना है। तो ये जो डिफरेंस हमारे आए हैं माइनस और प्लस में, इन सबको जोड़ देंगे और फिर उससे हमें नया एवरेज पता चल जाएगा, यानी कि 60 प्लस ये जो हमारे प्लस और माइनस में संख्या है इनका सम करेंगे और डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो हमें एक्चुअल एवरेज पता चल जाएगा यहां से कि एक्चुअल एवरेज हमारा होगा कितना। अब यहां पे भी थोड़ा सा आसानी ये हो जाएगी कि ये प्लस में 5 है और यहाँ पे 3 और 2 5 माइनस में आ गया तो कट गया। तो कुल मिला के हमारा ये सम कितना आया? 13 6 19 माइनस 11, ये हो गया 60 प्लस 13 प्लस 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 6। 13 6 19 माइनस 11 यानी 60 प्लस 8/6, 61.33। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि ये रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा हो, बट कई बार वैल्यूज जो हमें दी होती हैं वहां पे ये तरीका हमें कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें संख्याएं दी हैं 398, 370, 413, 409,
387, 421। अगर ये संख्याएं हमें दी है, ये संख्याएं 400 के आसपास की संख्याएं हैं, और ऐसा कई बार डीआई के क्वेश्चन में हो सकता है कि वहां पे ग्राफ में कुछ वैल्यूज दी हो, ठीक है नहीं। तो यहां पे अगर हम एवरेज अपना 400 मान लेते हैं, कि हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 400 है, और अब डिफरेंस को देखते हैं, तो 398, 2 कम है, 23 कम है, 377, ये 13 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, फिर ये 13 कम है, फिर ये 21 ज़्यादा है, प्लस 13 से माइनस 13 कट गया, ठीक है, प्लस में 2 है, 21 प्लस 9 30 हो गया प्लस में, और माइनस 25, यानी कि प्लस 5 बचा, है कि नहीं। 400 हमने एवरेज माना था, तो 400 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं 6 हैं, तो प्लस 5/6, यानी कि हमारा एवरेज हो गया 400.83। तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो गई। तो हमेशा जब भी वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल हो, तो वहां पे एक एज्यूम्ड एवरेज कई बार हमारे लिए क्वेश्चन को आसान कर देता है। एक और छोटी सी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चंस में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हो सकता है आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो एक ही आपके लिए ऑप्शन बचे जो कि आंसर होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम 6 संख्याओं का एवरेज ले रहे हैं, सारी की सारी संख्याएं हमारी इंटीजर हैं, और 6 संख्याओं का एवरेज ले रहे हैं, तो हमारा एवरेज है सम डिवाइडेड बाई 6। तो या तो जो हमारा एवरेज आएगा वो एक इंटीजर होगा, या तो वो एक इंटीजर होगा, या फिर अगर 1 रिमाइंडर हमारा बच गया तो एडिशनली 1/6 आएगा, या 2/6 आएगा, या 3/6 आएगा, या 4/6, या 5/6। तो जो भी हमारा आंसर ऑप्शन होगा या तो एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू होगी, या 1/6 होगा तो 0.16 या 0.17, है कि नहीं, उसमें एडिशनली ऐड होगा। 2/6 होगा तो 0.33, 3/6 होगा तो 0.5, 4/6 होगा तो 0.67, और 5/6 होगा तो 0.83। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी यही आ सकती हैं। अगर हमें जैसे ऑप्शंस में दिया होता कोई भी वैल्यूज कुछ भी हो कि हमारे 6 नंबर्स थे और उनके एवरेज के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि एवरेज हमारा आ रहा है 100.11, या बी ऑप्शन है 103.25, सी ऑप्शन है 102.33, और डी ऑप्शन है हमारा 99.90। तो हमें पता है कि 6 नंबर्स का एवरेज है यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही। तो हमारे ऑप्शन की लास्ट डिजिट में यही वैल्यूज आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। यानी कि ना तो ए आंसर हो सकता है हमारा, ना तो बी आंसर हो सकता है, और ना ही डी आंसर हो सकता है। तो आंसर डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी ही होगा। तो ये आंसर की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, और सेकंड्स में ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके जो जो और भी बेसिक चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस के साथ में सीखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अभी हमने देखा कि जब हम घनों का योग कर रहे हैं प्रथम 5 संख्याओं का, तो हमारा योग क्या आ रहा है, योग आ रहा है n² इंटू n+1² डिवाइडेड बाई 4, ये सम था। और इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। और ये प्रथम n संख्याओं का योग का फॉर्मूला है कि नहीं। तो और एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा हमारा n से डिवाइड करके, यानी n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। बस अब n की जगह पे हमें यहाँ पे 5 रख देना है, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी कि 5 गुणे 36/4, यानी कि 5 9 45, हमारा आंसर आ जाएगा। इजी पीजी क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 32 है, और यदि उनमें से 2 संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत है 32, और उनमें से 2 संख्याएं जो हैं हमारी वो हैं 29 और 31। तो बची हुई 18 संख्याओं का हमें औसत निकालना है, ठीक है। बची हुई 18 संख्याओं का हमको औसत निकालना है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही। 18 संख्याओं का अगर हम औसत निकाल रहे हैं, 2 संख्याएं 29 और 31, यानी कि इनका औसत कितना है, इनमें फर्क कितना है। 20 संख्याओं का एवरेज है 32, इन दोनों का जो योग है वो आ रहा है 60। यानी कि अगर हम
औसत के हिसाब से देखते, 32 के हिसाब से देखते, तो इनका योग आना क्या चाहिए था, 64। अगर इनका योग 64 आया होता तो हमारा एवरेज बाकी 18 संख्याओं का भी 32 ही रहता, क्योंकि हमने दो संख्याएं निकाली और उससे भी हमारा 32 32 ही निकला 2 बार, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में हमारा निकला कितना है, 60 ही निकला, 64 नहीं निकाला हमने। यानी कि 4 एडिशनल है जो पड़ा हुआ है बाकी 18 संख्याओं में, जो बटेगा। जब हमारा एवरेज 20 संख्याओं का 32 था, तो एक तरह से हमने 32 32 32 20 बार लिख दिया था, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमने जब संख्याएं दो निकाली हैं, तो निकाली है 29 और 31, यानी कि 64 निकालते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने निकाला कितना है, 60। तो एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा, 4 एक्स्ट्रा अभी भी अंदर पड़ा हुआ है जो हमने निकाला नहीं है, ये पूरे एवरेज को बदलेगा। यानी कि 32 हमारा एवरेज होता 18 संख्याओं का, हमने 64 निकाला होता, लेकिन 4 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 32 + 4 / 18, 32 + 4/18, यानी कि 32 + 2/9, 32.22 हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात क्लियर होती है। अब यही चीज अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, तो हमें पता है कि अगर 32 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 32 है, तो योग क्या होगा, 20 × 32। इसमें से हमने दो संख्याएं निकाल ली हैं, 29 और 31, तो इसमें से 29 + 31 को घटा देंगे, और अब संख्याएं हमारी बची कितनी है, 18, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 640। ये नया एवरेज है हमारा। अगर इसको समझ के बजाय फॉर्मूले से करेंगे तो ये आ जाएगा 640 - 60 / 18, यानी कि 580/18, 18 × 54, 18 दूनी 36, और फिर 4 बचा तो डेसिमल लगाया, 40 हो गया, 18 दूनी 36, यानी कि 32.22 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें पता है कि जो हम नंबर्स निकाल रहे हैं वो है 29 और 31, जो कि 32 से छोटे हैं। अगर हम छोटी संख्याओं को निकाल रहे हैं तो हमारा जो औसत है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको जितना निकालना चाहिए हमने उससे कम निकाला है, तो हमारा जो औसत है वो 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 29 और 31 32 के आसपास की संख्या निकाली है। एक संख्या औसत से 3 कम है, एक संख्या औसत से 1 कम है, यानी कि हमने 4 कम निकाला है, तो एवरेज पे 4 ज़्यादा का फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमने 4 कम निकाला है कि नहीं, तो 4 ज़्यादा का फर्क पड़ेगा। भाई एक संख्या हमने निकाली है 29, जो कि औसत से 3 कम है, एक 31 निकाली है, औसत से 1 कम है, यानी कि 4 कम निकाला है हमने, तो औसत हमारा 4 ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कुल संख्याएं बची हैं 18, तो 4/18 का इजाफा होगा, इंक्रीज होगा एवरेज में, यानी कि 2/9 का इंक्रीज होगा, 0.22 का इंक्रीज होगा, तो हमारा नया औसत हो जाएगा 32 + 0.22, 32.22। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 पुरुषों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 100 किलोग्राम है, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी ले लेता है, तो नए आदमी का वजन कितना होगा। द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज बाई 4 kilograms when one of them whose weight is 100 kilograms is replaced by another man, so what is the weight of the new man। तो हमको ऑलरेडी पता है कि अगर 3 पुरुषों का कोई वजन था, लेट अस से ए वजन था, मतलब एवरेज जो था ए था, और उनमें से एक किसी का वजन 100 था, और जिसको हमने निकाल दिया, उसकी जगह एक नए बंदे को लाए हैं, लेकिन नए बंदे को लाने से फर्क क्या आया है कि 3 पुरुषों का जो औसत है वो 4 किलोग्राम बढ़ गया है, यानी कि तीनों को हमने 4-4 किलोग्राम और बांट दिया, है कि नहीं। तो कुल कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा हमने बांटा है, 4 × 12, 4 × 3 12। और ये किस वजह से बांटा है, क्योंकि एक पुरुष को हमने किसी और से रिप्लेस किया है, किसी और को उसकी जगह पे लाया है ग्रुप में। तो यानी कि वो जो नया बंदा आया है उसका एवरेज कितना, उसका वेट कितना होना चाहिए, 100 + 12, जिसे रिप्लेस किया है उसका वेट प्लस ये वाला 12, यानी कि उसका वेट 112 होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा। क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सलोनी द्वारा 4 पेपर्स में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिले हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51 एंड इन द 5th पेपर शी गेट्स 56 मार्क्स।
तो हमें नया एवरेज बताना है पांचों पेपर का मिला के, सभी 5 पेपरों में नया औसत क्या होगा। हमें पता है कि 4 में उसका एवरेज है 51, यानी कि चारों में 51 51 हमने बांट दिया। अब पांचवें पेपर में उसको 56 मिले हैं, जो कि कितने ज़्यादा है 51 से, 56 51 से 5 ज़्यादा है, यानी कि ये जो नया 5 है हमारा, ये हमको पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नया औसत निकालने के लिए। पुराना औसत था 51, अभी जो 5 एक्स्ट्रा बचा है इसको हमें 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नया औसत हो जाएगा 51 प्लस 5/5 यानी कि 52। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया सीजीएल मेंस में कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं और हमें इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि हमको इनको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। जो ऑप्शन वैल्यूज हमें गिवन है आप देख सकते हो, एक ऑप्शन वैल्यू है 550.50, एक है 650.89, एक है 725, एक है 750, तो उनके बीच में कम से कम 25 का गैप है। और अगर औसत में 25 का गैप है तो सम में या योग में कितना गैप आएगा, 25 इंटू 9 225 का। तो हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से इनको ऐड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम एग्जैक्टली इसको ऐड करें, लगभग लगभग करके इसको ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम लगभग लगभग करके ऐड करेंगे तो पहली संख्या लगभग 700 है, दूसरी लगभग 450 है, ठीक है, 700 450 1150 हो गया, तीसरी लगभग लगभग 900 है, हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो चौथी को 500 मान लेते हैं, 1400 हो गया, पांचवी लगभग 900, छठी लगभग 700, फिर 600, फिर 400, ठीक है, फिर लगभग लगभग 650 मान लो। तो ये आ गया 2550 प्लस 1600, 4150 प्लस 1000, 5150 प्लस 650, यानी कि 5750 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 छक्का 54 और फिर 350 बचा, यानी कि लगभग लगभग 640 हमारा आंसर आएगा, 640-50 के आसपास। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके हम आंसर निकाल सकते हैं अपना, या फिर जो तरीका हमने देखा था कि हम कोई एक औसत संख्या मान लें और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो भी कर सकते हैं। बट एक तीसरा तरीका जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन में, कि हमें पता है कि जो भी हमारा औसत आएगा सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, तो हमारा औसत कब आएगा, जब हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो या तो 1/9 आएगा लास्ट में, या 2/9 आएगा, या तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता तो इंटीजर आता, पर इंटीजर तो कोई आंसर है नहीं, या 3/9 एंड सो ऑन। तो यानी कि आखिर में हमारा या तो 0.11 आएगा, या 0.22 आएगा, या 0.33, या 0.44, या 0.55, या 0.66, या 0.77, या फिर 0.8889, ठीक है, यही ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन ए तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0.50 तो तब आता जबकि ऊपर 4.5 होता, और इंटीजर्स को जोड़ के ये तो कभी आना नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 0.77 तो आ सकता था, ठीक है, बट ये तो नहीं आ सकता ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0.89 आएगा, 0.90 थोड़ी आएगा, तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी ही आंसर होना था, कुछ भी और आंसर हो ही नहीं सकता था। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही हमें वैल्यू निकालनी है, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी के अलावा कोई भी और ऑप्शन जो है हमारा वो आंसर नहीं हो सकता। और जब आंसर हो ही नहीं सकता है तो फिर चेक करने की जरूरत ही क्या है। आई होप आपको सेशन आज का समझ में आया होगा, जो भी हमने लॉजिक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो सारा क्लियर हुआ होगा। बाकी औसत पे एक डिटेल्ड सेशन बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इस टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम और भी ऐसे सेशन को अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और लगे कि उनका भी हेल्प होगा इससे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, दूसरों की मदद भी करते रहिए।